Hi guys, good evening and welcome to the session. Hello, hi everyone. कैसे हो सब लोग? Hi सुप्रिया, सुजीत, शांतला, निशी, उमंग, hi नीरज, सिंदूरी, अनुष्का and everyone else. Great. दोस्तों आज आप लोग YouTube के सेशन में थे क्या 6 बजे परसेंटेज के क्लास में? हाँ, जल्दी से एक बार कंफर्म करो yes और no. थे. तो दोस्तों हमें अनफॉर्चुनेटली थोड़ा एब्रप्टली इंटरप्ट करना पड़ा, उसको एंड करना पड़ा क्योंकि सीमैट के रिजल्ट्स आ गए थे. ठीक है, सीमैट 23 के रिजल्ट्स आए थे और वो एक लास्ट एग्जाम था, तो काफी सारे स्टूडेंट्स उस पर डिपेंडेंट थे, तो इसलिए आई हैड टू अपडेट देम अबाउट द रिजल्ट्स. ओके, एंड आई एम ग्लैड टू शेयर के ऑल इंडिया रैंक 3 एंड ऑल इंडिया रैंक 5 वाज फ्रॉम माय बैच. सो दिस इज एन अमेजिंग न्यूज. सीमैट में 58,300 स्टूडेंट्स के आसपास लोगों ने एग्जाम लिखा था, उसमें से ऑल इंडिया रैंक 3 and 5. Yeah, so that's a good moment, guys. Always feel good when students get amazing results. Yeah, thanks. last year all India rank 1 was from our batch. अब YouTube के वीडियो के नीचे देखो, अभी जो वीडियो रिलीज किया ना उधर ही स्टूडेंट्स लिखते हैं कि सर आई अटेंडेड योर बैच एंड दिस व्हाट आई गॉट. अच्छा है. चलो दोस्तों, बट अभी वापस कैट पे आ जाते हैं. अच्छा, आप सबको पता है ना आज रात को 10 बजे एक सेशन है दोस्तों, 10 PM आस्क मी एनीथिंग सेशन. सो प्लीज वो सेशन अटेंड करना. सारे डाउट्स हम स्ट्रक्चर्ड वे में उसको एड्रेस करेंगे. The doubts can be related to your profile, related to preparation, related to the time duration that we have for CAT, the strategy, if you are weak at maths, what things you need to do. ठीक है, और क्या आपको टारगेट सेट करने चाहिए अपने लिए, ये सारी चीज बताऊंगा. सो टुडे ओनली इन कॉन क्लास यू सेड कि 7 बजे भी आ सकता है रिजल्ट एंड इट केम. या खुशी. बच्चे यार सुबह शाम एक ही चीज पूछते हैं. वो ग्रुप तो फन ग्रुप हो गया है, मतलब मैं भी उठ के अगर मूड ठीक करना होता है ना तो वो ग्रुप पे चैट्स पढ़ता हूँ. मतलब बच्चे इतने पगला गए हैं ना उधर. तो कुछ भी कमेंट्स करते हैं. ठीक है, एनीवेज चलो दोस्तों, तो लेट मी शेयर द पीपीटी और वंस अगेन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम रियली गुड क्वेश्चन. एक सेट जो मैंने कल दिखाया था आपको, तो वो वाला आज पहले ले लेंगे और फिर उसके बाद एक ट्रिकी क्वांटिटेटिव रीजनिंग का सेट लेंगे. तो 2 सेट हम करने वाले हैं. क्योंकि ये जो पहला वाला सेट है वो थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए आज हम 2 या टाइम मिला तो 3 कर लेंगे और फिर रात को 10 बजे. डोंट मिस इट. Yeah, so guys, here comes the PPT. कहाँ गई PPT? Just a second, ना दोस्तों. Here it is, finally. ये रहा PPT आपकी स्क्रीन पे. चलो तो पहले प्रीव्यू कर लेते हैं दोस्तों. ये वाला सेट लेना है. आई विल कॉल इट अ टफ सेट. खासकर मतलब ये सेट कैसा है पता है, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो ना टफ लगेगा, फिर ऐसे सेट आप आसानी से कर लोगे. आसानी से नहीं, मतलब थोड़ी सी चैलेंज के थोड़े कैलकुलेशन वगैरह तो रहेंगी, बट कर सकते हो. बट फर्स्ट टाइम जब देखते हैं तो ये सेट स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, तो इसलिए मैंने इसको मिर्ची कैटेगरी में रखा है. अच्छा, सब लोग ये सिंबल समझते हो ना अपने दोस्तों? आज से मैंने ये सिंबल डिफाइन कर दिए है ना, तीखी मिर्ची. फिर दूसरा सेट लेंगे, वो शिमला मिर्च इतनी तीखी नहीं है, बट ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग का अच्छा सेट है. राइट, चलो तो शुरू करते हैं एंड या कीप अटेंडिंग दिस सेशंस गाइस. सो टेक 2 minutes टू टेक अ ग्लांस एट द डेटा. कुछ भी चीजें याद नहीं रखनी है, आपको सिनारियो माइंड में क्रिएट करना है, जो मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों. LRDI के अंदर जब आप पढ़ते हो ना तो विजुअलाइजेशन करो, माइंड में सिनारियो क्रिएट कर लो. The following table shows the breakup of actual cost incurred by a company in the last 5 years, that is 2004 to 2008. यहाँ पे दिए हुए years दोस्तों देख सकते हो, ये years है आपके. And the production capacity of the company is 3,000 units. The selling price for the year 2008 was 125 per unit. Some cost change
almost in direct proportion to the change in the volume of production, while the others do not follow any obvious pattern to the change with respect to the volume of production and hence are considered fixed. Using the information provided for the year 2008 as the basis for projecting the figures for the year 2009, आंसर द क्वेश्चन। देखो हमें 2008 तक का ही डेटा दिया है, तो अगर आपको 2009 के लिए कुछ कैलकुलेशन करना है तो जो फिक्स कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है वो आप 2008 की बेस वैल्यू लेके कैलकुलेट करोगे। क्या ये समझ में आ रहा है? फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, मटेरियल यूजुअली क्या होता है, फिक्स कॉस्ट होता है या वेरिएबल कॉस्ट होता है? कैन यू प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स। मटेरियल आपका फिक्स कॉस्ट होता है या वेरिएबल कॉस्ट होता है? इतना इतना बेसिक तो बिजनेस साइंस आपको होगा ना। कम ऑन जल्दी से। वैशाली सेइंग वेरिएबल कॉस्ट, साइंकत इज सेइंग फिक्स कॉस्ट, साहिल इज सेइंग वेरिएबल, कल्याणी इज सेइंग वेरिएबल, सुरेंद्र इज सेइंग फिक्स। यार मतलब अच्छा, सब लोग पानी पूरी खाते हो क्या? पानी पूरी खाते हो दोस्तों? हाँ, यस और नो? तो गाइस अगर आप कोई शॉप पे 50 कस्टमर आए तो जितना पोटैटो यूज होता है या पूरी यूज होती है, तो 100 कस्टमर आएंगे तो क्या उतना ही पोटैटो एंड पूरी यूज होगा या ज्यादा यूज होगा? ज्यादा यूज होगा कि नहीं यार? तो गाइस मटेरियल हमेशा आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, सीधी सी बात है। इनफैक्ट यहां पे देखो, मतलब वो एक बहुत ही ऐसा एग्जांपल लिया मैंने, 1500 यूनिट्स के लिए आपकी मटेरियल की कॉस्ट 75,000 है, ठीक है? मतलब कैन आई से पर यूनिट आपकी कॉस्ट 50 रुपए है। 1350 के लिए देखो ये है, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 1800 यूनिट्स के लिए ऑलमोस्ट 90,000 है, ऑलमोस्ट 90,000 है, मतलब 50 रुपए ही आएगी कि नहीं दोस्तों? तो अगर सपोज मैंने 2009 में मैंने 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो मेरी मटेरियल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कहने से 1 लाख रुपीस हो जाएगी कि नहीं मटेरियल कॉस्ट? तो दिस इज व्हाट इट मींस बाय दिस लास्ट लाइन कि यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द ईयर 2008 एज द बेसिस फॉर प्रोजेक्टिंग द फिगर्स फॉर 2009। कि 2008 में अगर आपने मटेरियल के लिए 50 रुपए पर यूनिट पे किए थे तो 2009 में भी आप 50 रुपए पर यूनिट ही ले लोगे। समझ में आ रहा है सबको? चलो, सो गाइस कीपिंग दैट इन माइंड, मुझे आप ये बताओ कि इसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितने हैं? हाउ मेनी वेरिएबल कॉस्ट आर देयर? नंबर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। देखो टोटल कितने कॉस्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जो कॉस्ट है ना, 8 कॉस्ट, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट कितने और फिक्स कॉस्ट कितने? तो पहले वेरिएबल कॉस्ट के लिए डालो कितने वेरिएबल कॉस्ट है, जल्दी से बताओ। कौन से वो मत लिखना कि सर मटेरियल लेबर, ऐसे नहीं लिखना है आपको, सिर्फ नंबर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बताने हैं कि सर आउट ऑफ 8 6 आर वेरिएबल कॉस्ट या 2 आर वेरिएबल कॉस्ट, जो भी आता है। ठीक है, जल्दी से आइडेंटिफाई करो दोस्तों, फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन से वेरिएबल है और क्यों वेरिएबल है। सो सुरेंद्र इज सेइंग देयर आर 3 वेरिएबल कॉस्ट। खुशबू इज सेइंग ओके। चलो समझते हैं दोस्तों। देखो इसमें से कौन सी कॉस्ट वेरी होती है? अब सुनो, कैन आई से दिस मटेरियल इज अ वेरिएबल कॉस्ट? दोस्तों ये वेरिएबल कॉस्ट है। लेबर देखो 1500 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 30,000 हुआ, 1350 तो 27,000, 1650 तो 33,000, 1800 तो 36,000, 1800 36,000। कैन आई से ऑन एन एवरेज पर यूनिट यू आर पेइंग 20 रुपीज, यहाँ पे 50 रुपीज पर यूनिट है। ये भी लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट है, पर यूनिट 20 रुपीज पे कर रहे हो। अब कंज्यूमेबल्स को देखो दोस्तों, कंज्यूमेबल देखो 1500 पे 3000 है, 1650 पे 2700 है। अगर वेरिएबल होता तो ये बढ़ेगा तो ये भी तो बढ़ेगा ना। तो यहां पे तो कोई ऑब्वियस पैटर्न नहीं है, देयर इज नो ऑब्वियस पैटर्न। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, they do not follow any obvious pattern to the change of the volume of production and hence are considered fixed। तो कहने से कंज्यूमेबल हमारा फिक्स कॉस्ट है दोस्तों, कंज्यूमेबल हमारा फिक्स कॉस्ट है। चलो, रेंट ऑफ बिल्डिंग कैन यू सी फिक्स है। फिर रेट्स एंड टैक्सेस यू कैन सी फिक्स है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1200 के आसपास ये फिक्स है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ मशीन
तो गाइस कैन आई से ये वेरी हो रहा है, पर यूनिट 1800 के लिए 54,000 रुपए है, सो पर यूनिट 30 रुपीज है आपका, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया। सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस ऑलमोस्ट फिक्स है, डू यू ऑल अग्री? सो दिस आर फिक्स कॉस्ट, सो देयर आर 3 वेरिएबल कॉस्ट, रिमेनिंग 5 आर फिक्स कॉस्ट, करेक्ट। अच्छा मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है दोस्तों? कहने से 100 रुपीज पर यूनिट आएगी, डू यू एग्री विद दिस? कैसे? तो ये 50, 20 और 30 ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है, बाकी सारी मेरी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, वो फिक्स रहेगी, चाहे आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो या आप 10,000 यूनिट प्रोड्यूस करो, पर आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 3000 यूनिट्स है। तो वो ध्यान में रखते हुए अब आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। सो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीस इफ द कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 2100 यूनिट्स इन द ईयर 2009? चलो दोस्तों पोल शुरू करते हैं इसके लिए, ठीक है। सो हियर कम्स द फर्स्ट पोल। What is the approximate cost per unit in rupees if the company produces and sells 2100 units? We are talking about year 2009, 2009 की बात है, तो हमें 2008 के ही वैल्यूज कंसीडर करने हैं। चलो, what is the approximate cost per unit in rupees if the company produces and sell 2100 units? दोस्तों ध्यान से सुनो, कैन आई से 2100 यूनिट्स के लिए पर यूनिट तो आपकी 100 रुपीज कॉस्ट आएगी ही आएगी, क्या ये अग्री करते हो आप? है ना? या फिर मुझे कॉस्ट पर यूनिट पूछा है ना, तो मैं सीधे ही कर सकता हूं, कैसे वेरिएबल कॉस्ट जो है मेरी 100 रुपीज पर यूनिट है और फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी। तो गाइस यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है एंड ये वेरिएबल है, बाकी सारे फिक्स है। तो फिक्स कॉस्ट मेरे कितने हो गए? 2100, 1800, 600, 1200 एंड 8700। गाइस मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? कहने से 14,400 आ जाएगा, और मैं कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूं? 2100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, है ना? तो गाइस ये मेरा पर यूनिट कितना आ जाएगा? 147 अगर यहां पे होता तो कहने से दिस इज अप्रोक्सीमेटली 7, सो 100 प्लस 7 मैं कह सकता हूं दैट इज 107 पर यूनिट अप्रोक्सीमेट मेरी कॉस्ट आएगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही पूछा है ना। क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? सी व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो हमें पता है, ये 50 रुपए, ये 20 रुपए और ये 30 रुपए, तो ये तो आपकी 100 रुपए हो गई। फिक्स कॉस्ट का टोटल करो और जितने यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतने यूनिट से डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट मिल गई, ठीक है। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट एंड पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, उसका टोटल हमारा आंसर आएगा। समझ में आया दोस्तों? चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, फर्स्ट वन वाज इजी, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन था दोस्तों दिस वाज इजी, बट दिस इज दैट मिर्ची क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स नॉर्मली गलत करते हैं इसमें, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना, मैं ज्यादा समय दूंगा आपको।
Sure. Let's understand, everyone. So, what is the minimum number of units that the company needs to produce and sell to avoid any losses? मतलब आपको ब्रेक इवन फाइंड करना है दोस्तों. इसको क्या कहते हैं? ब्रेक इवन कहते हैं. जहां पे आपका जो रेवेन्यू है और एक्सपेंसेस है वो इक्वल हो जाते हैं, तो आपको ब्रेक इवन फाइंड करना है. अब इसके लिए एक लॉजिकल अप्रोच लेंगे. कहना है मेरी सेलिंग प्राइस है 125 रुपीज और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरी 100 रुपीज, तो मेरा पर यूनिट मार्जिन कितना बचा? पर यूनिट मार्जिन कितना बचा? अभी कहने से 25 रुपीज बचा. दोस्तों ये समझ में आ रहा है? और ये 25 रुपीज पर यूनिट मार्जिन से मुझे फिक्स कॉस्ट मेरी कितनी है? तो फिक्स कॉस्ट है 14,400, वो कवर करना है. तो मुझे कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? तो कहने से 14,400 डिवाइड बाय 25 करो, 576 आएगा कि नहीं? तो आपको 576 यूनिट्स बेचने होंगे. क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी से एक बार यस नो कर दो चैट बॉक्स में यार. कम ऑन फास्ट. सिंपल सा अप्रोच था, ठीक है? मतलब अभी देखो कुछ स्टूडेंट्स को ये काफी आसान लगेगा, कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है ना? चलो ट्राई करो इसको एक बार. लेट्स ट्राई फॉर दिस. Sure. So if the company reduces price by 5%, मतलब selling price by 5%, तो गाइस अभी मेरी सेलिंग प्राइस क्या है? 125. अगर मैं इसको 5% कम कर दूंगा तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी दोस्तों? तो कहना से ये 6.25 से कम हो जाएगी, तो 118.75 आ जाएगी. क्या ये अग्री करते हो एवरीवन? क्या ये अग्री करते हो? अब ध्यान से देखो आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है. कहने से आपकी वेरिएबल कॉस्ट है सिर्फ 100 रुपीज पर यूनिट. तो आपका प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो जाएगा, या फिर मार्जिन पर यूनिट कितना हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी वेरिएबल कॉस्ट बाकी है. सो मार्जिन पर यूनिट ये मेरा कितना हो जाएगा? कह रहे थे 18.75. और मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो तो 14,400 ही है दोस्तों. वो तो 14,400 है. तो अप्रोक्सीमेटली 1800 यूनिट में बेच दूंगा. सुनो ध्यान से. अभी 18.75 इंटू में क्या करूंगा तो 14,400 आएगा, है ना? तो कहना से अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 1800 यूनिट बेच देता हूं, 1800 यूनिट बेच देता हूं मैं, नहीं 1800 नहीं, मुझे कुछ कम यूनिट बेचने पड़ेंगे, बट कुछ यूनिट बेचने के बाद मेरी ये फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो जाएगी. क्या ये अग्री करते हो दोस्तों? से इट विल बी लेस देन 1000, है ना? 1800 नहीं, 800 यूनिट्स. कहना से अप्रोक्सीमेटली 800 यूनिट में बेचूंगा तो मेरी तो ये वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर हो गई. अब उसके बाद में मेरा सारा प्रॉफिट ही होगा. तो मैं क्या करूंगा? जितने ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूं उतने ज्यादा ही प्रोड्यूस करूंगा ना. मेरी कैपेसिटी कितनी है? 3000 यूनिट्स की है, तो मैं 3000 प्रोड्यूस करूंगा कि नहीं? क्या ये लॉजिक समझ में आया दोस्तों?
आप सेलिंग प्राइस को कम कर देते हो तो भी आपका मार्जिन 18 रुपए 75 पैसे बचता है पर यूनिट, और आपकी फिक्स कॉस्ट तो अप्रोक्सीमेटली 800 प्रोडक्ट्स बेचने पे ही रिकवर हो जाएगी, तो उसके बाद आपका पर यूनिट आपको सीधा सीधा प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो आप जितने ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। सो आपको मैक्सिमम आपकी जितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतने यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए थे। ठीक है, चलो ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन गाइस। राइट, सो गाइज ये क्वेश्चन को समझते हैं। अभी देखो, गिवन दैट द कंपनी कैन नॉट सेल मोर देन 2550 यूनिट्स, मतलब कंपनी प्रोड्यूस तो इतने कर रही है लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड 2550 यूनिट्स की ही है, मतलब कंपनी 2550 से ज्यादा मार्केट में बेच नहीं पाएगी, एंड इट विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस बाय ₹5 फॉर ऑल द यूनिट्स if it wants to sell more than 2100 units, then what is the maximum profit in rupees that the company can earn? ठीक है, एंड इट विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस बाय ₹5 फॉर ऑल द यूनिट्स, मतलब उसको ओवरऑल प्राइस ₹5 से कम करनी पड़ेगी अगर उसको 2100 से ज्यादा यूनिट बेचना है। मतलब यहाँ पे दो सिनारियो बन रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे दो सिनारियो बन रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। सोल्यूशन ऑन नेक्स्ट स्लाइड, इन केस अगर आप बाद में देखते हो तो आपको पता चलना चाहिए। ठीक है, देखो गाइस, या तो मैं 2100 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा और मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी 125 होगी, या फिर मैं 2500 यूनिट्स 550 यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा और मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, है ना। अब यहां पे ध्यान से देखो, अगर हाँ यहां पे हमें क्या बताया है कि इट विल हैव टू रिड्यूस बाय 5 फॉर ऑल। ओके गाइस, मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 100 रुपीज और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, वो है 14,400। तो कैन आई से यहां पे मेरे पास मार्जिन कितना बचा, मार्जिन कितना बचा मेरे पास 25 रुपए का, यहां पे मेरे पास मार्जिन कितना बचा 20 रुपए का ही बच रहा है। डू यू एग्री विद दिस? अब यहां पे मैंने एक्स्ट्रा कितने प्रोडक्ट्स बेचे, कहने से 450 एक्स्ट्रा बेचे दोस्तों, मैंने 450 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा बेचे और उससे कहना से मुझे पर प्रोडक्ट 20 रुपीज का मार्जिन मिल रहा है, तो यहां पे मुझे एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, तो कहना से ये 450 प्रोडक्ट पे मुझे 20 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। डू यू एग्री विद दिस दोस्तों? क्या हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों, 450 प्रोडक्ट पे आपको 20 एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 9000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। जबकि यहां पे देखोगे तो क्या होगा, आप 2100 यूनिट्स बेच रहे हो लेकिन हर एक पे आपको 5 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं इसके कंपैरिजन में, तो यहां पे मुझे एक्स्ट्रा कितना मिला, तो कहने से 2100 यूनिट्स पे मुझे 5 रुपए एक्स्ट्रा मिले कंपेयर टू दिस वन, तो मुझे यहां पे कितना मिला, कहने से 1500 रुपीज मिला कि नहीं दोस्तों।
तो मेरे लिए कौन सा बेटर है दोस्तों? मेरे लिए ये डील बेटर है या ये डील बेटर है? थोड़ा सा सोच के बताओगे अभी? कैन आई से डेफिनेटली वी शुड गो अहेड विद 2100 वाला डील? यस और नो एवरीवन? क्या ये समझ में आ रहा है ना? अगर आप 2500 बेचने जाओगे तो आपका प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट यहां पे कम आएगा, इसमें आपका प्रॉफिट कम आएगा, इसमें आपका प्रॉफिट ज्यादा आएगा। क्या ये अग्री करते हो? तो इसमें मेरा प्रॉफिट कितना आएगा दोस्तों? मुझे क्या पूछा है यहाँ पे? सो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट इन रुपीज दैट द कंपनी कैन अर्न? तो कहना से अगर मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा? मार्जिन इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है, माइनस फिक्स कॉस्ट, ऐसे कर दूंगा। तो दोस्तों ये कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा आपका। ये फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा? ये 25 इंटू 21 कितना होगा? 52500 माइनस फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा? 14,400। तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 38,100 आएगा कि नहीं? आप यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे ना दोस्तों इस केस में, तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा पता है? 36,600 आएगा, 36,600 ही आएगा। So this is not good. You will go ahead with this, and that should be your answer. 38,100. That's the maximum profit that you can make. क्या ये समझा सबको दोस्तों? So it was a nice set, by the way. चलो अभी एक और सेट ले लेते हैं। Everyone get ready. अच्छा उससे पहले फिर से एक बार रिमाइंडर दे देता हूं दोस्तों, आस्क मी एनीथिंग सेशन हमारा 10 बजे है। इनफैक्ट लेट मी डू वन थिंग, लेट मी शेयर द लिंक ऑफ दैट सेशन, आस्क मी एनीथिंग वाला, ठीक है? Yeah, just a moment. So here it comes. तो मैंने एक लिंक दे दिया है, तो दोस्तों सब लोग ये लिंक पे क्लिक करके उधर रिमाइंडर सेट कर दो। प्लीज सेट द रिमाइंडर बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक, ठीक है? चलो फिर वापस आ जाओ, तो शुरू करते ये वाला नया वाला सेट। Have you all done it, guys? सब लोगों ने कर दिया? Great. Let's begin. अच्छा दोस्तों आज लास्ट डे है ये ऑफर का, सो अवेल करना है तो सेशन के बाद जल्दी से ले लेना सब्सक्रिप्शन। शार्ट एंड कोड यूज करना मत भूलना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एंड गाइस टेक 3 minutes टाइम टू रीड द डेटा एंड एनालाइज द डेटा। दिस इज क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड सेट। ए संबुद्धा ग्रेट यार, तुमने भी दिया था सीमेंट? अच्छा ओह 98% आया है, गुड यार। पर तुम कैट लिख रहे हो ना? कैट 2023 लिख रहे हो ना? सुजीत कल ऑफर चला जाएगा, फिर आएगा ऑफर, वापस आएगा, एक वीक के अंदर वापस आ जाएगा। पर यार अभी मैक्सिमम मिल रहा है, 20% डिस्काउंट भी मिल रहा है, प्लस 3 months एक्स्ट्रा मिल रहा है। फिर वापस जब आएगा तो वो 20% डिस्काउंट देंगे या फिर सिर्फ मंथ्स एक्स्ट्रा देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। तो अगर चाहो तो आज ही ले लो, मतलब इफ देयर इज नो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। समुद्र तुम्हारा स्लॉट कौन सा था और तुमने अपना स्कोर कितना कैलकुलेट किया था, वो बता दोगे एक बार? कितना तुमने जब आंसर की से स्कोर कैलकुलेट किया था तो कितना बना था, और स्लॉट कौन सा था? गाइस एक चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि सीमैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एग्जाम। कैट बहुत ही एक अलग लेवल का एग्जाम है, लेवल इन द सेंस नॉट इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी, बट इट गिव्स यू प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना? ओके दोस्तों, सो टारगेट कैट सबसे ऊपर प्रायोरिटी कैट होनी चाहिए, फिर स्नैप, एनमैट, जैट, ये सब बाद में आते हैं, टिस्मैट, आईएफटी, पर कैट सबसे ऊपर रखना। आपको कोई भी स्पेशलाइजेशन करना है
You go to IIM, do general management, and you will be able to excel in that field. कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जैसे आपको से बिजनेस एनालिटिक्स करना है और एक अच्छा IIM मिल रहा है लेकिन उसमें बिजनेस एनालिटिक्स नहीं है तो उसको छोड़ दिया. कॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है. गणेश बहुत कमी है. एक तो JBIMS है जिसके लिए 99.9 लाना पड़ता है आपको. फिर बाकी सारे स्लॉट 1 स्कोर 262 परफेक्ट बराबर. जो मैंने एनालिसिस में बताया था उसके आसपास ही है आपका. मतलब अभी अभी जो हमने किया था वो उसमें. ओके सर आई स्कोर 99.96. मयंक तुम्हारा स्लॉट और स्कोर बताओ एक बार. और AIR क्या है तुम्हारा? ऑल इंडिया रैंक क्या है? शुड बी अराउंड 25. 99.96 पे 25 रैंक होना चाहिए तुम्हारा. AR 25 स्लॉट 1 परफेक्ट. GBIMS थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा यार. GBIMS के लिए 99.98 वगैरह लगेगा. बट वो डिपेंड करता है तुम्हारा कोई कैटेगरी है. फिर पर इतने सारे स्टूडेंट्स तो ड्रॉप नहीं हो गए. सी तुम्हारे आगे वाले जो स्टूडेंट्स है उसमें डेफिनेटली एक दो फैकल्टी होते हैं. ठीक है. फिर उसके अलावा कुछ और ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका IIM या FMS या ये हो गया तो वो निकल गए. करेक्ट परफेक्ट मयंक. नहीं अगर JB मिल जाता है तो ले लेना है. कैप राउंड भर देना. ठीक है. JB मिल गया तो ले लेना है. नहीं मिला तो कैट 23 तो है ही है. पजल तब तक एंजॉय करो और क्या. बट ग्लैड यार मयंक टू नो के. और तुम एज द सीमेट बैच से प्रिपेयर कर रहे थे? मेरे सेशन से कर रहे थे प्रिपेयर? ओ ग्रेट. अच्छे अच्छे स्कोर्स आए यार. एक AR3 आया, AR5 आया. लेट्स होप AR1 कल उठ के कहे सर मेरा मैं भी आपका अटेंड कर रहा था. हाँ. अरे मोस्ट वेलकम यार. आई फील ग्लैड यार जब आप इतने अच्छे रिजल्ट लाते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है. 99.96 परसेंटाइल ऑल इंडिया रैंक 25. अमेजिंग यार अमेजिंग. भले ही सीमेट में आया है बट डेफिनेटली यू आर गोइंग अहेड इन कैट विद सुपर कॉन्फिडेंस. तो अब कैट में ये रिजल्ट लाओ यार. 99.96 इन कैट कर सकते हो. गौरव इज आस्किंग सर आपका स्पेसिफिक बैच है क्या अनअकैडमी पे? गौरव आप प्लस स्टूडेंट की प्लस बैच की बात कर रहे हो या फ्री वाले की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? अगर फ्री वाला देख रहे हो तो बिगिनर्स बैच है. प्लस के अंदर मेरा नया बैच अराउंड 10 जून के आसपास से आएगा. बट तब तक आप क्या कर सकते हो, आप मेरा प्लस ग्रुप ज्वाइन कर लो ना. तो वहां पे मैंने मेरे प्लस सारे कोर्स को कंपाइल करके एक शीट बनाई है. उधर से देखना शुरू कर दो. प्लस कोर्स काफी डिटेल्ड होता है. ठीक है. और उसके साथ साथ में बिगिनर्स भी अटेंड करते रहो. सीमेट एग्जाम साइकिल इस बार मैंने बताया ना, वीडियो में बताया था, अराउंड 58,300 स्टूडेंट्स ने लिखा था. 58,300 स्टूडेंट्स ने लिखा था. सीधा सीधा परसेंटाइल पता है और AIR पता है तो उससे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. चलो गाइस, सब लोगों ने ये सेट पढ़ा क्या? एक बार जल्दी से थम्स अप दिखा दो. समुद्र डेफिनेटली कैट. क्योंकि तुम्हें सीमैट के थ्रू क्या मिलेगा? अगर तुमने जिम अप्लाई किया और जिम भी मिल जाता है फिर भी मैं कहूंगा गो फॉर कैट. ठीक है. क्योंकि जिम तो एक 85-88 परसेंटाइल का कॉलेज है कैट के हिसाब से देखे तो गो फॉर कैट. एंड गाइस प्लीज डोंट वरी अबाउट गैप ईयर एंड ऑल दोस थिंग्स. देयर इज नथिंग लाइक गैप ईयर. मैं बता बता के थक गया हूं. मतलब मुझे तो एक मुहिम चलानी पड़ेगी इसके लिए कि देयर इज नथिंग लाइक गैप ईयर. ठीक है. आप अगर स्मार्ट हो तो गैप ईयर आपको कोई अफेक्ट नहीं करेगा. आप अगर एकदम डम्बू हो ना तो आपको सब कुछ अफेक्ट करेगा. गैप नहीं भी है तो भी रिजेक्ट हो जाओगे. तो गाइस बी स्मार्ट. दैट्स द नीड ऑफ द ईयर. वेरी सिंपल. ठीक है.
पढ़ लिया सबने? ये सेट पढ़ लिया? शैल वी सॉल्व दिस गाइस? सर मेरा 10th में 65 है। अच्छा गौरव, अगर किसी ने तुम्हें ये कह दिया कि नहीं तुम्हारे कोई चांस नहीं है IIM अहमदाबाद, बेंगलुरु, कैलकाटा में, तो तुम एमबीए करना छोड़ दोगे क्या? एमबीए का प्लान ड्रॉप कर दोगे या दूसरे कॉलेज के लिए ट्राई करोगे? फिर तो मैं वही कह रहा हूं कि ये चीज के लिए वरीड क्यों हो? क्या आप उसको बदल सकते हो? 10 12 वगैरह को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। तो आप क्या चीज बदल सकते हो? आप कैट का स्कोर ला सकते हो, अच्छा स्कोर ला सकते हो कैट में। व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर अ वेरी गुड स्कोर इन कैट? जो भी तुमसे बन पड़ता है, मतलब मैं तो कहता हूँ 95 आया, 90 भी लाओ। हाँ वही तो है, परसेंटेज अच्छा लाओ कैट में, क्यों नहीं मिलेगा? फिर देखो यार, ठीक है। और अगर कुछ नहीं मिला तो तजुर्बा मिल जाएगा, और वो तजुर्बा जो होता है ना 99% लाने का, वही लाइफ के लिए काफी है। क्योंकि अल्टीमेटली व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस एंड बीइंग स्मार्ट एट वर्क, दैट्स इट। आईएम्स वगैरह आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है अपने आप को लॉन्च करने के लिए, बाकी तो लाइफ में कॉमन सेंस, स्ट्रीट स्मार्टनेस के अलावा कुछ और जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो दोस्तों, कैन वी ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन? एवरीवन ट्राई करो, चलो। प्रमोद, गौतम, सचिन, काले, हरीश, विश्वनाथ एंड राजीव आर 5 फार्मर्स हैविंग सम कैटल विद देम। और फिर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है उनके पास जो कैटल है उसकी। चलो, गाइस क्या करना है? शैल आई सॉल्व दिस और डू यू वांट टू ट्राई द अदर क्वेश्चंस? आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? एक बार यस नो कर दो चैट बॉक्स में। अगर आप ट्राई सॉल्व कर पा रहे हो तो हम आगे के क्वेश्चन ले ले। अगर फिर सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो फिर मतलब मैं खाली खाली पोल करूंगा, ऐसा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो 4 पोल कंप्लीट कर लेते हैं। बट यहाँ पे तो टीटा क्वेश्चन डालना है। टीटा है सम ऑफ द नंबर ऑफ कैटल विद प्रमोद एंड विश्वनाथ इज। अब इससे पता चलेगा कि कितने लोगों का सही में आंसर आया है दोस्तों। पोल में तो सब लोग कुछ ना कुछ टिक कर ही देते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा एग्जैक्ट आंसर? सी 99.96 परसेंटाइल ऐसे तो नहीं आते, है ना, या 98 परसेंटाइल ऐसे तो नहीं आते। ऑन डॉट 117 करेक्ट, है ना? गुड। बाकी लोगों का ये नहीं आया क्या? 117 आया आपका भी? ऑसम। चलो दोस्तों, who among the 5 farmers has the second lowest number of cattle? Wait a moment, let me create a poll. Second lowest number of cattle.
हु अमंग द 5 फार्मर्स, तो गाइस विश्वनाथ आएगा, ठीक है, उसके सबसे कम। एंड हाउ मेनी फार्मर्स हैव एन ऑड नंबर ऑफ कैटल, क्या आएगा इसका आंसर? हाउ मेनी फार्मर्स हैव ऑड नंबर ऑफ कैटल? कितने फार्मर्स के पास में ऑड नंबर ऑफ कैटल है? अगर आपने एनालाइज किया है तो जल्दी से डालो चैट बॉक्स में। 3 farmers, that's correct, 3 farmers। चलो तो दोस्तों इसका एनालिसिस देखते हैं, ठीक है, इसका एनालिसिस करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस एवरीवन। देखो क्या होगा यहां पे सबसे पहले तो आप क्या करोगे, 5 लोग हैं, P S H V and R। The number of cattle with Pramod is a square of a natural number. So इसके पास एक square of natural number है, हरिक के पास at least 21 है, and total number of cattle हमारे कितने हैं? 249, total is 249। अब यहाँ पे एक चीज बताइए, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैटल विद विश्वनाथ एंड राजीव इज 4:5। मतलब अगर इसके पास 4A कैटल है तो कहने से इसके पास 5A कैटल हो गया, अगर A इज सम अननोन वेरिएबल, तो दोनों के पास मिलके टोटल कितना हो गया? 9A हो गया। और यहां पे देखो क्या बताया, द सम ऑफ द नंबर ऑफ कैटल विद विश्वनाथ एंड रणजीव बिट्टू, दैट इज आर, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कैटल विद प्रमोद गौतम। तो कहने से दिस 9A शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर दोस्तों। फिर एक और चीज बताइए, सचिन हैज इवन नंबर ऑफ कैटल, हरीश के पास में क्या है? 6, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से 6 ज्यादा, मतलब से y स्क्वायर प्लस 6। जो डेटा दिया है ना उसको मैंने लिख दिया। अब गाइस 21 से बड़े कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ले सकता हूं यहाँ पे कि ये 9 के मल्टीपल में आए? तो कहने से 9 के मल्टीपल में 2 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ सकते हैं, 36 एंड 81। अगर मैं 144 लेता हूं, अगर मैं 144 लेता हूं तो इसके पास 144, ये दोनों के पास 144 और इसके पास 144, टोटल 288 हो जाएगा, जबकि टोटल कैटल ही 249 है। तो इससे आपको पता चला कि ये 144 पॉसिबल नहीं है। क्या ये समझ में आया दोस्तों एवरीवन? अब जस्ट इमेजिन, अगर मैं 36 लेता हूं इनके पास में, तो इसके पास कितना हो जाएगा? 16, और इसके पास 20, बट हर एक के पास 21 से ज्यादा है, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 36 पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे 81 आ जाएगा। अगर वहां पे 81 आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये भी 81 होगा, कैसे ये भी 81 होगा। तो ए आपका 9 आ गया, मतलब ये 36 एंड 45 आ गए। क्या ये समझ में आया सबको दोस्तों? अब देखो ये टोटल कितना हो गया? 81 प्लस 36 प्लस 45 कितना हो गया दोस्तों? सो ये हो जाएगा 81 प्लस 81 162। 249 में से 162 जाएगा तो कितना बचेगा? कहने से 87। तो ये दोनों के पास मिला के 87 है। अब ध्यान से सुनो, इसके पास इवन नंबर है तो कहने से इसके पास ऑड नंबर होना चाहिए। तो एक ऑड नंबर में 6 ऐड करेंगे तभी ऑड आएगा, तो वाई स्क्वायर मेरा क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। वाई स्क्वायर मेरा पास ऑड होना चाहिए, ठीक है ना? अब दोस्तों मैं क्या वाई स्क्वायर की वैल्यू ले लूं? तो कहना है या तो मैं ऐसा कर सकता हूं 25 प्लस 6 31 कर सकता हूं, या फिर 49 प्लस 6 कितना कर सकता हूं? 55 कर सकता हूं। तो इससे पता चला ये जो है ना, ये वाई का वैल्यू आपका आएगा 31 और 56, 31 और 56। तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा? जब ये 31 है तो यहां पे कितना आ जाएगा? 56, सॉरी 55, हाँ। और जब यहां पे 55 है तो ये कितना आ जाएगा? किराए से ये आ जाएगा आपका 55, मतलब 32। ये सुनो दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो गाइस इन 56 31 हो सकता है, तो उसके इसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 56 एंड 31 का डिफरेंस क्या हो गया? 25। 32 एंड 55 का डिफरेंस क्या हो गया? 23। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 23 या 25 आएगा, ऑप्शन बी। क्या ये समझा? सिमिलरली द सम ऑफ नंबर ऑफ कैटल विद प्रमोद एंड विश्वनाथ, तो प्रमोद एंड विश्वनाथ कितना हो जाएगा? 36 प्लस 81 117। और आप आगे के सारे क्वेश्चन आसानी से आंसर कर सकते हो। समझे क्या दोस्तों? राइट। सो हाँ, आज के लिए इतना हमें डिस्कस करना था। अभी अगर आपके कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है, आप पूछना चाहते हो तो पूछो। अगर कुछ डाउट्स में अपलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है तो आई विल एड्रेस इट, ठीक है? वी हैव 10 मोर मिनट्स विद अस। और इसके बाद जैसे मैंने बताया दोस्तों, एट 10 PM वी आर वंस अगेन मीटिंग फॉर कैट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी ओवर हियर इटसेल्फ।
कैट प्रेप स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्ट्रेटेजी, ओके, एंड आस्क मी एनीथिंग। शिवमी सिंह सर एलआरडीआई सेट नहीं बन पाते। अच्छा, आप में से कितने लोगों को एलआरडीआई में इवन बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। इवन जो क्वेश्चन सारे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे हैं बट आप उधर नहीं सोच पाते हो या ऐसा कुछ होता है, उसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ दोस्तों। एक तरीका है, क्या करो पता है, स्टार्ट विथ इजी पजल्स, स्टार्ट विथ इजी पजल्स, ठीक है। इजी पजल्स कहां पे मिलेंगे? तो दोस्तों एक बुक आता है, मतलब आप परचेज नहीं भी करोगे, थोड़ा गूगल करोगे, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे देखोगे, मिल जाएगा। एक आर एस अग्रवाल वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग करके एक बड़ा सा बुक आता है, सब एसएससी बैंक पीओ ये सब में यूज होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का, ठीक है। तो या तो ये बुक ले सकते हो या फिर अरिहंत का लॉजिकल रीजनिंग का बुक ले सकते हो, ठीक है। अब ये बेसिकली कैट के लिए नहीं है, ये आपके ओमैट्स के लिए, बट आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, आप ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका दिमाग जो है ना, आपको थोड़ा सा उसको एक्सरसाइज करवाना पड़ेगा। इट्स लाइक, सुनो दोस्तों, सपोज मैं जिम के लिए गया, मैं पिज्जा बर्गर खाने वाला इंसान, मैं फर्स्ट डे जाके 10 केजी का वेट उठाने लगूंगा तो डेफिनेटली मेरे से नहीं उठेगा। जब मेरा हैंड मूवमेंट ही नहीं हो रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हर रोज धीरे धीरे पहले जॉगिंग करनी चाहिए कि यार मैं हाफ किलोमीटर रन करूं या 1 किलोमीटर वॉक करूं। अगर मैं 1 महीने तक ये चीज करता हूं तो मेरा बॉडी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर मैं जिम जाता हूं। समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल वही चीज माइंड के लिए आप करो कि माइंड को थोड़ा सा इजी चीजें दो ताकि वो वार्म अप हो जाए पहले, है ना। जैसे एक और चीज आप कर सकते हो दोस्तों, मेरा स्किल बिल्डर करके एक सीरीज है, स्किल बिल्डर करके सीरीज है, वो देख सकते हो साथ साथ में। पर मैं एक चीज बता देता हूं, अगर आप देखोगे ना, एक और चीज बताता हूं कि ये बिगिनर्स बैच के अंदर मैं काफी इजी वाले सेट्स करवा रहा हूँ, ट्रिकी भी करवा रहा हूँ लेकिन इजी वाले भी करवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो जो सेट्स है ना वो इजी वाले, उसको आप 1-2 बार और देखो, हर एक वीडियो को 1-2 बार देखो, फायदा होगा डेफिनेटली। और एक चीज और रखो, खास करके अगर सपोज आपका बहुत ज्यादा वीक है, बहुत दिक्कत हो रही है ना दोस्तों, तो माइंड में है ना, कभी भी ये सब ख्याल मत लाओ मेरे 99 कैसे आएंगे, मैं क्या करूंगा, मेरा क्या होगा। नहीं यार, लर्निंग पे फोकस करो, लर्निंग पे फोकस करो। क्योंकि अगर आप टेंशन करते रहोगे और यहाँ पे क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे तो वैसे भी परसेंटाइल नहीं आने वाले। तो मैं कह रहा हूँ कि फ्री होके अच्छे से एंजॉय करते करते करो तो डेफिनेटली बेटर रिजल्ट आएगा। आर गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं सुजीत, इट हैज नथिंग टू डू विद इंजीनियर्स एंड नॉन इंजीनियर्स, ठीक है। मतलब हाँ, ये चीज मैं जरूर से कह सकता हूँ, जैसे मैंने जो नॉन इंजीनियर वगैरह देखे हैं, ठीक है, पुणे के अंदर दोस्तों, अगर मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का शेड्यूल देखता हूँ तो बच्चा सुबह 9 बजे कॉलेज जाता है, 9 से 5 का उसका शेड्यूल रहता है, 9 to 5, और रिगरस उनके सेशंस रहते हैं, बीच में हार्डली 30 मिनट्स का ब्रेक रहता है, उनका लंच ब्रेक भी 30-40 मिनट्स का रहता है, और उसके अलावा 10-10 मिनट के सिर्फ 2 ब्रेक्स मिलते हैं उनको। बाकी रिगरस प्रैक्टिकल ये वो काफी सारी चीजें फीलते हैं, एंड उसके बावजूद भी उनके बाद में असाइनमेंट्स वगैरह रहते हैं तो पूरा बहुत बिजी रहते हैं। अब उसके सामने एक बीकॉम का कॉलेज है, मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब वो बीकॉम का कॉलेज है, गरवारे करके कॉलेज है, तो वहां पे बच्चे जाते हैं सुबह, उनका कुछ 7 से 12 का टाइम है, तो बच्चे आराम से 8-9 बजे जाते हैं, ठीक है, 9 बजे जाएंगे, फिर 9 से 10 तो पहले बाहर बैठेंगे, फिर 10 से 11 एक सेशन के लिए अंदर जाएंगे, उसमें प्रोफेसर को थोड़ा परेशान करेंगे, और फिर 11 बजे वापस बंक करके बाहर, और फिर 2-3-4 बजे तक आराम से धूप में बैठे रहेंगे, बाइक पे ऐसे पैर पे पैर चढ़ा के सब गप्पे मारते रहते हैं। फिर क्या होगा यार, अगर ये आपकी लाइफस्टाइल रही है तो डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आपने पूरा जंग चढ़ा दिया है माइंड पे, है ना। तो होपफुली आप में से किसी ने इस तरीके का शेड्यूल नहीं रहा है। ये बच्चा मैंने कभी कैट क्लियर करते हुए नहीं देखा है, ठीक है, क्योंकि यार उसको एक अरसा लग जाएगा उतना हार्डवर्किंग बनने में। कैट एग्जाम को इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसको मेहनत करने की आदत ही नहीं रही है, कॉन्सेंट्रेशन हो ही नहीं पाता है। जबकि ये बच्चा है, अब देखो जरा, कंटिन्यूअस वो एक रिदम में है, तो इसलिए इंजीनियर्स को यहाँ पे एडवांटेज मिलता है, ठीक है ना। बाकी हम जो लॉजिकल चीजें कर रहे हैं, अब देखो उसके सामने मैंने बीकॉम वाले वो एसआरसीसी के बच्चे देखे, जेवियर्स के बच्चे देखे, मुंबई में मिठीबाई और ये सब कॉलेज है उसके बच्चे देखे, पुणे में सिम्बायोसिस के बच्चे देखे।
यार वो लोग बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, तो वो इंजीनियर्स को मतलब अच्छे से कम्पीट करते हैं, तो इतना दिक्कत मुझे डिफरेंस लगा नहीं उनमें। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना हार्डवर्क कर पा रहे हो और कितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो चीजों पे। डू यू अग्री विद दिस? आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है? जल्दी से एक बार बताओ यस और नो चैट बॉक्स में। आप अपने आसपास में भी काफी लोगों को देखते होंगे, है ना? तो ये कहानी है भाई ये हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी। ओके, बाकी गाइस मैं एक चीज बताता हूँ कि कैट एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियर्स को ज्यादा फायदा है नॉन इंजीनियर्स को। यार यस अलजेब्रा वगैरह इंजीनियर्स को थोड़ा सा आता है, बट उसके अलावा क्या क्या ये इंजीनियरिंग के अंदर ऐसे एलआरडीआई के सेट्स कराए जाते हैं? नहीं ना भाई, ये तो आपके लिए भी नए हैं, उनके लिए भी नए हैं, तो एडवांटेज का है। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तो आप भी करते हो, इंजीनियर्स थोड़ी ना करते हैं। SICI ये सब तो आप ज्यादा यूज करते हो, है ना? तो ये चीजें सोचना जरा, एक मिसकॉन्सेप्शन सा है। सब प्रोफेशनल कोर्स में हेक्टिक शेड्यूल रहता है जनरल वालों का, जनरल वालों का चिल है। अच्छा ऐसा है क्या? सर LRDA का सेक्शनल का कोई सीरीज है जो अच्छा प्रैक्टिस दे? सेक्शनल का मतलब अनअकैडमी में आएंगे, सेक्शनल टेस्ट अनअकैडमी वाले रिलीज करेंगे, पर बाकी जो मैंने बुक दिए हैं अनअकैडमी से, आपको अगर बुक मिलते हैं तो वो बुक यूज करो यार, ठीक है ना? हाँ जो मतलब बुक अनअकैडमी के है ना LRDA के, राइट, वो वाला। ओके, ठीक है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अभी हम मिलते हैं 10 बजे। VARC मैं नहीं कराता भाई, अब वो जो फैकल्टी पढ़ाते हैं वो कोई बिगिनर्स बैच शुरू करता है तो अलग चीज है, बट आई डोंट टीच VARC, ठीक है? चलो फाइन गाइस, सो कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड चार्टिंग व्हेनेवर यू गो फॉर दैट, या अपने दोस्तों को रेकमेंड कर सकते हो, ठीक है? एंड मेक श्योर ऑल ऑफ यू आर जॉइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। अभी हम मिलते हैं